ये है साधना प्राइम न्यूज, क्योंकि सच जरूरी है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बने राज बब्बर, राजा रामपाल और इमरान मसूद बनाए गए उपाध्यक्ष। पार्टी ने कहा सही समय पर किया जाएगा उत्तर प्रदेश में सीएम पद के उम्मीदवार का ऐलान। नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया राहुल को राहत। दिल्ली हाईकोर्ट ने पटियाला हाउस कोर्ट के फैसले को खारिज किया। ट्रायल कोर्ट ने सोनिया राहुल, कांग्रेस और एसोसिएट जनरल लिमिटेड की इनकम टैक्स बैलेंस शीट और मंत्रालयों के कागजात सौंपने का दिया था आदेश। बांग्लादेश आतंकी हमले के बाद चर्चा में आए जाकिर नाइक पर नया खुलासा। जाकिर की संस्था को विदेश से पैसा मिला। 2012 तक हुई 15 करोड़ की फंडिंग। सऊदी अरब से आया ज्यादातर पैसा। गृह मंत्रालय कर रहा है फंडिंग की जांच। प्राइम न्यूज का बड़ा खुलासा। शक्तिमान घोड़े की मूर्ति हटाए जाने को लेकर सच सामने आया। निजी जमीन पर बिना एनओसी लिए एमडीडीए और पुलिस विभाग ने लगा दी थी शक्तिमान की मूर्ति। बीजेपी विधायक हरबंस कपूर के भतीजे के नाम पर है यह जमीन। और जम्मू कश्मीर के हालात पर पीएम मोदी ने बुलाई हाई लेवल मीटिंग। पीएम ने कहा बुरहान को न बनाए बड़ा नेता, महबूबा मुफ्ती को दिया हर मुमकिन मदद का भरोसा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का प्राइम न्यूज पर। मैं हूं राजीव रघुनंदन और ये वक्त है प्राइम एजेंडा का। कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में आखिरकार चेहरा मिल ही गया। कांग्रेस को उम्मीद है कि इस चेहरे के जरिए अगले साल प्रदेश में होने वाले चुनाव में उसकी नैया पार लग सकती है। लिहाजा दिल्ली में कांग्रेस की थिंक टैंक की लगातार बैठक और मंथन के बाद इस नाम का ऐलान किया गया। यानी उत्तर प्रदेश कांग्रेस की कमान अब राज बब्बर को सौंप दी गई है। कल ही निर्मल खत्री ने प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया था। उसके बाद से कांग्रेस में प्रदेश अध्यक्ष पद को लेकर अटकलें तेज हो गई थीं। जितिन प्रसाद, आरपीएन सिंह और प्रमोद तिवारी को अध्यक्ष बनाने को लेकर लगातार चर्चाएं चल रही थीं, लेकिन अचानक राज बब्बर ने बाजी मार ली। यूपी की चुनावी जंग आसान नहीं है। बड़े बड़े योद्धा मैदान में हैं। उनसे लड़ने और जीतने की बड़ी चुनौती है। साल 2014 के लोकसभा चुनाव में सोनिया गांधी और राहुल की सीट को छोड़कर उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का सफाया हो चुका था। इस बार कांग्रेस पुरानी गलतियां दोहराना नहीं चाहती है। ऐसा लगता है काफी सोच समझकर राज बब्बर पर दांव खेला गया है। राज बब्बर लंबे समय से पार्टी से जुड़े हैं और वर्तमान में राज्यसभा के सांसद हैं। इसके अलावा वे 2 बार उत्तर प्रदेश से लोकसभा सांसद भी रह चुके हैं। उन्होंने 2009 के लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव की पत्नी और मुलायम सिंह यादव की बहू डिंपल यादव को हराकर खलबली मचा दी थी। ऐसे में राज बब्बर के कद पर पार्टी में किसी को कोई संदेह नहीं है। राज बब्बर ने साल 1989 में जनता दल के जरिए राजनीति की दुनिया में कदम रखा। बाद में वो समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए और 3 बार लोकसभा सांसद बने। साल 2006 में समाजवादी पार्टी ने उनको पार्टी विरोधी गतिविधि के आरोप में निलंबित कर दिया था, जिसके बाद साल 2008 में राज बब्बर कांग्रेस में शामिल हो गए थे। साल 2014 का लोकसभा चुनाव उन्होंने गाजियाबाद से लड़ा था, लेकिन तब वो बीजेपी के जनरल वीके सिंह से हार गए थे। अभी राज बब्बर उत्तराखंड से कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं। सवाल यह है कि क्या राज बब्बर यूपी में पार्टी के लिए संजीवनी साबित होंगे। सवाल यह भी है कि कांग्रेस ने यूपी चुनाव में प्रियंका गांधी की भूमिका को लेकर कोई ऐलान अब तक क्यों नहीं किया है। आखिर यूपी में कांग्रेस प्रियंका गांधी की भूमिका किस तौर पर देखती है। दूसरी तरफ इमरान मसूद को कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष बनाए जाने को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। इमरान मसूद पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कट्टर चेहरे के तौर पर देखे जाते हैं, माने जाते हैं। लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी के बारे में इमरान मसूद की विवादास्पद टिप्पणी पर पार्टी की काफी किरकिरी
हुई थी। सवाल यह है कि क्या इमरान मसूद मुसलमान वोटरों को कांग्रेस की तरफ खींच पाएंगे। सबसे बड़ा सवाल यह कि क्या यूपी में कांग्रेस खुद को एक विकल्प के तौर पर पेश कर पाएगी। राज बब्बर के आने के बाद उसका दावा कितना मजबूत होगा। प्राइम एजेंडा आज इसी मुद्दे पर। हालांकि चर्चाएं तो आज दिन भर से चलती रहीं और अचानक पूरे घटनाक्रम में एक नया मोड़ आया जब प्रियंका गांधी गुलाम नबी आज़ाद से मिलने पहुंची और उसमें बहुत सारी चीज़ें सामने आईं। लेकिन राज बब्बर का नाम बड़ी तेजी से उभरा और आखिरकार इस नाम पर मोहर भी लग गई। तरह तरह की इस पर प्रतिक्रियाएं हैं। कुछ जो विश्लेषक हैं वो इसे कांग्रेस पार्टी का सही दांव मान रहे हैं, जबकि कुछ इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते। प्राइम एजेंडा में इस पर बातचीत करने के लिए उत्तर प्रदेश की सभी बड़ी पार्टियों के प्रतिनिधि हमारे साथ मौजूद हैं। नावेद सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, समाजवादी पार्टी के नेता प्रवक्ता और सरकार में राज्य मंत्री। नावेद सिद्दीकी साहब, बहुत स्वागत प्राइम एजेंडा में सर आपका। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी की तरफ से मारूफ खान साहब हैं, नेता प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी। मारूफ खान साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अमित पुरी साहब हैं हमारे साथ, नेता भारतीय जनता पार्टी। पुरी साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। क्योंकि आज चर्चा राज बब्बर और कांग्रेस पार्टी की नीति रणनीति की हो रही है। कांग्रेस पार्टी ने आज राज बब्बर को प्रदेश की कमान सौंपी है, लिहाजा शुरुआती टिप्पणियां मारूफ खान साहब से ही ले लेते हैं। मारूफ साहब, दिख नहीं रहा था कहीं राज बब्बर का नाम, अचानक चर्चा में आया और आखिरकार मोहर लग गई। कैसे देखते हैं, क्या वाकई राज बब्बर के सहारे कांग्रेस नैया पार लगाने की उम्मीद कर रही है? सबसे पहले तो राजीव जी, मैं श्रीमती सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने उत्तर प्रदेश चुनाव के पहले एक ऐसे संघर्षशील और एक ऐसे साफ सुथरी छवि और जुझारू नेता को उत्तर प्रदेश की कमान दी है, जिसके पीछे आज उत्तर प्रदेश में जहां के ऊपर कांग्रेस पार्टी पिछले 27 वर्षों से पावर में नहीं है, सत्ता से दूर है, तो आज इसी प्रकार के एक चेहरे की जरूरत थी जिसकी कार्यकर्ताओं की अपेक्षाओं को श्रीमती सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने पूरा किया और राज बब्बर के रूप में एक चेहरा हमको दिया है। निश्चित तौर पर गुलाम नबी आजाद साहब, राज बब्बर साहब और निर्मल खत्री जी ने पिछले 3-4 वर्षों में जिस प्रकार से संगठन को तैयार करने का काम किया, आज हमारे पास एक मजबूत संगठन के रूप में मौजूद है जो निर्मल खत्री जी ने यहाँ पर तैयार किया था। राज बब्बर जी एक ऐसा चेहरा है जो सर्वमान्य है, पूरे प्रदेश में उनकी एक छवि है, जुझारू है, जिसके चलते, और गुलाम नबी आजाद जी जिनका एक पूरा राजनीतिक कैरियर, जिसका पूरा एक तजुर्बा उनके साथ है, तो हम समझते हैं कि एक बहुत अच्छा डिसीजन लिया है हाईकमान ने और जिसका उत्तर प्रदेश कांग्रेस को, उत्तर प्रदेश के आम आवाम को इसका फायदा मिलेगा और आने वाले चुनाव में कांग्रेस पार्टी जबरदस्त सफलता की तरफ आज से एक नए कदम की शुरुआत कर रही है। कितना फायदा मिलेगा, चुनावों के परिणाम मारूफ साहब ये तय कर देंगे, लेकिन दो शब्दों का इस्तेमाल आपने 2 बार किया और इन पर जोर भी ज्यादा था, संघर्ष और जुझारू। लेकिन राज बब्बर को लेकर तो ये दोनों ही शब्द ठीक नहीं बैठते हैं। स्टारडम की वजह से वो समाजवादी पार्टी में आए थे, समाजवादी पार्टी ने उनके स्टारडम का इस्तेमाल किया और जब समाजवादी पार्टी से उनकी अनबन हुई 2006 में, तो उन्होंने 1.5-2 साल इंतजार किया और उसके बाद वो कांग्रेस पार्टी में चले गए। एक जीत है उनके खाते में जो संघर्ष की जीत कही जा सकती है, वो फिरोजाबाद की है। तो क्या आपको यह लगता है कि एक जीत या एक सीट पर संघर्ष, नहीं मारूफ साहब, क्या एक सीट पर संघर्ष उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को पुनर्जीवित कर देगा? आपको ऐसा लगता है? आपको याद होगा, नहीं, मैं आपको बताना चाहता हूं राजीव जी, जिस समय राज बब्बर जी जन मोर्चा में थे, आपको याद होगा पूरे प्रदेश में राज बब्बर जी ने
जन मोर्चा के माध्यम से पूरे प्रदेश में पदयात्रा निकाली थी। तो राज बब्बर जी वो नेता हैं जो पूरे प्रदेश में भ्रमण करने वाले हैं, और जब से वो कांग्रेस पार्टी में आए हैं उनको समय समय पर अलग अलग दायित्व दिया गया है। चाहे वो किसी भी स्टेट में कहीं पर भी चुनाव हुए हो, राज बब्बर जी ने एक अपनी अहम भूमिका निभाई है। और जिस प्रकार से आपने देखा होगा फिरोजाबाद में किस प्रकार से राज बब्बर जी के खिलाफ पूरी समाजवादी पार्टी सरकार चुनाव लड़ रही थी, उसके बाद राज बब्बर जी ने उस चुनाव को जीता था। तो राज बब्बर जी का पूरा जीवन संघर्ष के साथ है, और वो उस तरह के अभिनेता या राजनेता नहीं है जो सिर्फ अपने ग्लैमर की बुनियाद पर राजनीति में है। राज बब्बर जी अपने कार्यों की बुनियाद पर और जिस तरह से वो जमीन से जुड़कर आम लोगों तक पहुंचते हैं, ये उसी का परिणाम है कि आज हमारे नेतृत्व ने राज बब्बर जी को उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी दी है। देखिए, हम पुरी साहब के पास जाएं और नावेद साहब को जोड़ें, क्योंकि हम चर्चा को थोड़ा विस्तार देना चाहते हैं। इससे पहले मारूफ साहब लगे हाथ एक सवाल हम आपसे भी पूछ लें कि क्या कांग्रेस पार्टी भी अब स्टारडम के सहारे ही उत्तर प्रदेश में चलेगी? यानी आप एक बड़ा जमीनी चेहरा नहीं ढूंढ पाए जिसका बड़ा राजनीतिक इतिहास हो। अच्छी बात है आपने राज बब्बर साहब को पेश किया, लेकिन उनके पीछे जो बैकग्राउंड है वो यही बताता है कि साहब वो स्टारडम का चेहरा ज्यादा है। स्टारडम की वजह से राजनीति में वो अब तक चले या कामयाब हुए? राजीव जी, मैंने अभी आपसे बताया कि राज बब्बर जी का पिछले 20 वर्षों का राजनीतिक जो इतिहास है उसमें वो अलग बात है कि वो किसी भी पार्टी में रहे हों। उसके बाद जिस प्रकार से जनमोर्चा से उन्होंने पूरे प्रदेश में जिस तरह से उन्होंने एक यात्रा निकाली और पूरे प्रदेश में आम जनमानस से जुड़े, जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी से जुड़कर वो आम कार्यकर्ताओं की तरह कांग्रेस पार्टी में काम कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं उनकी उस प्रकार की छवि नहीं है जो आप स्टारडम की बता रहे हैं। हाँ, ये एक अलग बात है कि के पास वो भी एक प्लस पॉइंट है जिसके चलते आज उत्तर प्रदेश में हमको उनकी उस छवि का भी फायदा मिलेगा। लेकिन राज बब्बर जी पूरी तरह से सबसे बड़ी खूबी उनके अंदर है कि वो मेहनत और जबरदस्त मेहनत करने वाले इंसान हैं। यानी 260 प्लस का जो दावा है बीजेपी का, उसमें छवि प्लस कांग्रेस पार्टी पेश कर रही है। इस बीच में टक्कर होगी। ठीक है, हम आते हैं सर, बहुत सारे सवाल हैं कांग्रेस पार्टी के लिहाज से और राज बब्बर की प्रदेश अध्यक्ष पद की ताजपोशी के लिहाज से। हम जरा अमित पुरी साहब के पास जाते हैं। अमित पुरी साहब, एक तो जो बिल्कुल क्या कहते हैं रस्म अदायगी वाला सेंटेंस है वो तो ये कि कांग्रेस पार्टी का अंदरूनी मामला है, ये जिसे चाहें अपना अध्यक्ष बनाए, बीजेपी पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, वगैरह वगैरह, हमारी अपनी तैयारी है, हम तो 300 से ज्यादा सीटें जीतेंगे, वगैरह वगैरह। लेकिन वाकई क्या राज बब्बर एक ऐसे चेहरे के तौर पर हैं कांग्रेस पार्टी के पास जिन्हें आज पेश किया गया, जो विरोधी दलों में कोई खलबली मचा सकते हैं? पुरी साहब, जो एक पेनिट्रेशन क्रिएट कर सकते हैं, जो चुनौती दे सकते हैं। अब तक तो कांग्रेस पार्टी के पास कोई ऐसा बड़ा चेहरा दिख ही नहीं रहा था। क्या कांग्रेस पार्टी ने आज इस कमी को पूरा कर दिया? पुरी साहब, राजीव जी, 2-3 बातें हैं। दो तो पॉलिटिकल फैक्ट्स हैं जो मारूफ साहब के सामने मैं रखना चाहता हूं। जिस समय फिरोजाबाद से चुनाव में राज बब्बर साहब सांसद हुए थे, पूरी समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं थी, उस समय बहुजन समाज पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में थी। इसलिए पॉलिटिकली इस फैक्ट को करेक्ट कर ले, पॉलिटिकली इस फैक्ट को करेक्ट कर ले, 2009 में ये सरकार समाजवादी पार्टी की नहीं थी, बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी। नंबर 1। नंबर 2, कांग्रेस किस पॉलिटिकल बैंकरप्सी की कंडीशन में है? वो जनमोर्चा जिसे राजा विश्वनाथ प्रताप सिंह ने बनाया था और कांग्रेस पार्टी की जड़ों में मट्ठा डालने का काम किया था, आज उस जनमोर्चा और राजा विश्वनाथ प्रताप सिंह के संघर्ष को भी कांग्रेस अपने खाते में जोड़ने के लिए मजबूर हो गई। यह हाइट ऑफ पॉलिटिकल बैंकरप्सी है। नंबर 2। नंबर 3, कांग्रेस के पास आज जो लिमिटेड पॉलिटिकल स्पेस और पॉलिटिकल पर्सोना अवेलेबल था, यह सही है कि उसमें से किसी को लाना था तो राज बब्बर जी को लाए। लेकिन अगर आप इस सिलेक्शन को देखें तो इस सिलेक्शन का एक मैसेज है
राय राजा रामपाल हो, चाहे इमरान मसूद हो और चाहे राज बब्बर साहब खुद हो, ये समाजवादी पार्टी से निकाली गई बी टीम है जिसे कांग्रेस ने कोऑर्डिनेशन किया है, जिसकी ताजपोशी की है। क्या आने वाले दिनों में यह कोई ऐलान है कि समाजवादी पार्टी और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस मिलजुल करके कोई चुनाव लड़ना चाहते हैं? क्या इस दिशा में कोई काम हो रहा है? और इमरान मसूद के सिलेक्शन को आप बखूबी समझ सकते हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति में जिस तरह से इलेक्शन कमीशन ने 2014 के चुनाव में इमरान मसूद के बयानों का कॉन्ग्लिजेंस लिया था, अगर आप पूरे उत्तर प्रदेश को कम्युनली पोलराइज करना चाहते हैं तो कांग्रेस इस चुनाव को पॉलिटिकली नहीं लड़ना चाहती है, कांग्रेस इस चुनाव को कम्युनली लड़ना चाहती है। मारूफ साहब जवाब, सीधे सीधे आप मारूफ साहब जवाब, 3 बड़े आरोप पॉलिटिकल बैंक्रप्सी का, इमरान मसूद की इमेज को लेकर। जहां तक अमित पुरी जी का सवाल है, अमित पुरी जी नहीं, मैंने आपसे कहा कि भारतीय जनता पार्टी के पास अपना कोई एजेंडा नहीं है और इनका एजेंडा जो है वो आज उत्तर प्रदेश में सबके सामने आ चुका है। इनके पास जो एजेंडा है वो कैराना से कांधला तक का है या दादरी से बाबरी तक का है। इसी एजेंडे के तहत इनके पास आज उत्तर प्रदेश में 2 साल हो गए इनकी केंद्र सरकार में सरकार बने हुए, 73 सांसद हैं। आज इनके पास बताने के लिए नहीं है कि इन 73 सांसदों ने उत्तर प्रदेश में क्या किया है। यहां तक कि भारतीय जनता पार्टी के बनारस से सांसद प्रधानमंत्री स्वयं नरेंद्र मोदी जी हैं। आज बनारस को कोयटा बनाने की बात करी, आज बनारस का क्या हाल है? या जिस प्रकार से राजनाथ सिंह जी उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर से यहां से सांसद होते हैं, लखनऊ में उनका क्या कार्य है? तो इस प्रकार से इनके पास बताने के लिए कुछ नहीं है। उत्तर प्रदेश में आगे आने वाला चुनाव इनका जो एजेंडा है वो साफ है। लेकिन मारूफ साहब, कैराना से और कांधला तक, मारूफ साहब इस सवाल को तो एड्रेस करना चाहिए। चुनाव का एजेंडा है मारूफ साहब, इस सवाल को तो एड्रेस करना चाहिए। देखिए, इतिहास तो कभी भी पीछा नहीं छोड़ता है। पॉलिटिकल बैंक्रप्सी की बात पर आपको जवाब देना होगा एक, और उन्होंने तो बाकायदा नाम लेकर बताया, चाहे वो राजा रामपाल हो, इमरान मसूद हो, राज बब्बर हो। ये जो आरोप लग रहा है कि समाजवादी पार्टी की बी टीम क्या चुनाव परिणामों के बाद भी किसी भी तरह की स्थिति से निपटने की कोई कोशिश है? क्या तमाम रणनीतियां जो इतने दिनों से बनी और आज भी बनकर अंतिम रूप से राज बब्बर के तौर पर सामने आई, इसमें भी क्या किसी समीकरण का ख्याल रखा गया है? इस पुरी साहब के जेन्युइन सवाल को एड्रेस करिए कम से कम। नहीं, मैं बिल्कुल आपको बताना चाहता, जहां तक राजा रामपाल साहब का सवाल है, कांग्रेस से वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे। जहां तक इमरान मसूद साहब का सवाल है, लगातार वो कांग्रेस के साथ हैं, कांग्रेस से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का चुनाव लड़ते हैं। पार्टियों में कहीं ना कहीं जो व्यवस्था है उसमें अगर कोई पार्टी दूसरी पार्टी में जाता है, ये एक सभी लगातार होता है। लेकिन पिछले कई सालों से जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी में ये लोग हैं, तो ये कहना इनका बिल्कुल गलत है। और आज राज बब्बर जी के नेतृत्व में जो टीम बनाई गई है, निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी भी आज उत्तर प्रदेश में वोट के लिए ही कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, ठीक है मारूफ साहब, ठीक है, हम परिचय कराते हैं भारत शर्मा जी को साधने की कोशिश की गई है। ठीक है, भारत शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सम्मानित वरिष्ठ पत्रकार, बहुत स्वागत है सर प्राइम एजेंडा में। हम आपसे टिप्पणी लें, इससे पहले नावेद साहब को इस डिबेट में जोड़ना चाहेंगे। नावेद सिद्दीकी साहब, कैसे देखते हैं आप इस पूरे डेवलपमेंट को? राज बब्बर जिन्होंने फिरोजाबाद से समाजवादी पार्टी को एक सबक सिखाया था, क्या वो अब उस चेहरे के तौर पर हैं जो उत्तर प्रदेश में सरकार को सबक सिखाए, या फिर ये अभी दूर की कौड़ी है? फिरोजाबाद की घटना अपनी जगह है, लेकिन पूरे प्रदेश में चुनाव का चेहरा होना, इसकी अपनी चुनौती अलग। राजीव भाई, सबसे पहले तो हम वही कहेंगे जो आपने हमारी बात कह दी थी कि ये कांग्रेस पार्टी का इंटरनल मामला है। हर दल का अपना एक इंटरनल मामला होता है कि किसको लेके आना है, किसको नहीं लेके आना है, किसको हटाना है। तो ये सारी चीजें हैं। तो अब उन्होंने राज बब्बर साहब को बनाया है। राज बब्बर साहब को बहुत बहुत आपके चैनल पे हमारी तरफ से बधाई और शुभकामनाएं। और लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि आज 29-30 साल हो गए उत्तर प्रदेश की जनता ने कांग्रेस पार्टी को जिस तरह से उससे मुंह फेरा है अपना, तो उसके बाद
एक अध्यक्ष नहीं, दो अध्यक्ष नहीं, बहुत अध्यक्ष आ चुके हैं। और कुछ अध्यक्ष आए जो बहुत एक्टिव रहे, सलमान खुर्शीद साहब रहे, जगदम्बिका पाल रहे, मुन्ना जी रहे, मालूम नहीं कौन कौन, अगर आप लिस्ट देखें तो बहुत लोगों की है। तो ये एक और सही, तो वही वाली बात है कि तू नहीं और सही और नहीं और सही, तो ये तो कांग्रेस में चलता रहेगा। रही बात कांग्रेस पार्टी की, हम इतना जरूर कह सकते हैं कि एक आम इंसान के यहाँ जब टूथपेस्ट खत्म हो जाता है, टूथपेस्ट जब खत्म हो जाता है तो एक आम इंसान वो टूथपेस्ट फेंकता नहीं है, वो करता क्या है, वो उसको रखे रहता है अपने पास और उसको घुमा घुमा के, मोड़ मोड़ के, निचोड़ निचोड़ के उसमें से कुछ ना कुछ निकालता रहता है कि उसका काम चलता रहे। तो इसी तरीके से कांग्रेस पार्टी की हालत हो गई उसी टूथपेस्ट की तरह। तो अब उसमें से वो घुमा घुमा के निकाल रहे हैं, चाहे बैठक करे चाहे कुछ करे, तो उसमें से अब राज बब्बर साहब निकल आए हैं। तो अब चलिए अब उनका इस्तेमाल किया जाएगा, लेकिन हमें नहीं लगता कि कुछ खास फर्क पड़ेगा, क्योंकि बहुत से अध्यक्ष आए, बहुत से अध्यक्ष गए। कांग्रेस पार्टी से जो जनता ने मुंह मोड़ लिया है, क्या वजह रही है, कांग्रेस पार्टी अच्छी तरह से जानती है। तो इसके ऊपर ज्यादा टिप्पणी नहीं करेंगे। लोकतंत्र में जनता से बढ़कर कोई समझदार नहीं है, जनता अपना जवाब देना जानती है। नावे साहब, लेकिन फिरोजाबाद के जो आपने फिरोजाबाद की घटना की बात की, जी जी बताइए। नावे साहब, सवाल यही था कि कहीं इस बात का कोई डर, कोई संशय कि फिरोजाबाद की कहानी पूरे प्रदेश में न दोहरा दी जाए। देखिए, भविष्य तो कोई नहीं जानता, लेकिन जो फैसले और जो स्थिति परिस्थिति दिखाई देती है उसी पर आगे का आकलन होता है। आपका तजुर्बा रहा है फिरोजाबाद को लेकर, इस बात का कोई संशय या डर तो नहीं कि यह कहानी कहीं पूरे प्रदेश में न दोहरा दी जाए? समाजवादी पार्टी के लोग, समाजवादी विचारधारा के लोग, लोहिया जी की विचारधारा के लोग जो हैं वो डरते तो है ही नहीं। वो अपनी जमीन पे काम करते हैं। बस हमारा काम ये है कि हम जमीन पे काम करें, जो जनता ने जिस उम्मीद से हमें भेजा है उस उम्मीद पे हम खरे उतरे, अपना काम उतरे। और जनता जो है वो चुन के भेजती है। हमको भी 234 मेजोरिटी से हम ऊपर लेके आए और जनता ने उनको भी फिरोजाबाद से जिताया, तो जनता का सम्मान करना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं वहां पे क्या हमारे यहाँ कमी रह गई होगी, ये उस पर हमने बाद में मंथन किया बैठ के। लेकिन अब देखिए, उस वक्त राज बब्बर साहब के साथ एक और भी चीज थी कि उस वक्त वो स्टारडम की बात थी और फिल्म इंडस्ट्री जो है, राजीव भाई आप अच्छी तरह से जानते हैं, ये फिल्म इंडस्ट्री जो है उगते हुए सूरज को सलाम करने वाली इंडस्ट्री होती है। आपने बहुत से लोगों को यहाँ आके जाते देखा होगा। तो राज बब्बर साहब जो है उस वक्त अपने उरूज पे थे और काफी कुछ किया जिस वक्त वो लखनऊ में आए थे, और उसके बाद पार्टी में रहे और पार्टी से निकल के गए। लेकिन आज उनकी स्थिति एक दगे हुए कारतूस की तरह है। मुझे ये कहने में कोई शर्म नहीं है, कोई लिहाज नहीं है कि कांग्रेस पार्टी ने एक दगे हुए कारतूस का इस्तेमाल किया है। और अब देखते हैं क्या होता है। ये मारूफ साहब बैठे हैं, ये ज्यादा अच्छा बताएंगे। और इनका तो ये है कि हाई कमान जो डिसीजन लेगा, और कांग्रेस पार्टी में मारूफ भाई खुद बैठे हुए हैं, ये खुद इस बात के गवाह हैं कि वहां कार्यकर्ताओं की अनदेखी होती है। जो कार्यकर्ता वहां लगा रहता है मेहनत, जिसने जिंदगी गुजार दी कांग्रेस पार्टी में, बहुत से लोग ऐसे हैं। मारूफ भाई खुद हैं, मारूफ भाई हैं, मैं 2-3 को और जानता हूं, एक जावेद उर्फी साहब हैं, कई लोग हैं। और जिन लोगों ने अपनी जिंदगी गुजार दी उनको पूछा तक नहीं, उनके लिए कुछ किया तक नहीं, हाईकमान ने कभी सोचा नहीं। सिर्फ बड़े नेता जो कांग्रेस के रहते हैं वही अपना आपस में सारे डिसीजंस लेते हैं। तो कांग्रेस में ये सबसे बड़ा आज एक माइनस पॉइंट अगर देखिए तो ये है कि कार्यकर्ताओं की अनदेखी हो रही है। तो कार्यकर्ताओं की अनदेखी जो पार्टी करेगी वो पार्टी कभी भी आगे निकल के नहीं आ सकती, चाहे बूथ लेवल पे लीजिए चाहे किसी लेवल पे लीजिए, सत्ता में तो आ ही नहीं सकती, किसी भी कीमत पे नहीं आ सकती। अच्छा नावे साहब, इसीलिए आपके कार्यकर्ता चाहे जो उत्पात बचाते रहते हो, आप लोग अनदेखी नहीं करते। इंसानों सम्मान देने में नावे साहब, कार्यकर्ता चाहे जो उत्पात करते हो, समाजवादी पार्टी हम रोज चर्चा करते हैं, लेकिन पार्टी अनदेखी नहीं करती। समाजवादी पार्टी सम्मान देती है, अपने कार्यकर्ताओं को सम्मान दिया है। अब अमित पुरी साहब बताएंगे कि इनकी पार्टी क्या करती है, ये आप इनसे बेहतर पूछिए, लेकिन हम अपना जानते हैं। तो हमें कोई इससे घबराहट नहीं है, कोई डर नहीं है, कोई चिंता नहीं है। अच्छा, हम तो ठीक है, खुशी है इस बात की कि चलिए राज बब्बर साहब को एक चीज मैं और बता दूं, बड़े नेता जितने हैं उत्तर प्रदेश के लिए ये मंथन चल रहा था, चाहे जितिन प्रसाद का नाम लीजिए, प्रमोद तिवारी साहब का नाम लीजिए, और भी 2-3 नाम ये कई दिनों से चल रहे थे। लेकिन
कोई भी जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश की नेता उठाना नहीं चाहता है। ये तो चलिए नेता के साथ एक अभिनेता थे, इसलिए इनको बलि का बकरा बनाया गया है और कुछ नहीं। और ये ज्यादा खुश ना हो, ये सिर्फ बलि का बकरा कांग्रेस ने इनको बनाया है, क्योंकि कोई और उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष बनने की जिम्मेदारी उठा नहीं रहा था। उसे मालूम था हकीकत उत्तर प्रदेश में दो तीन बड़े हमले कर दिए आप और क्या होने वाली है। 2-3 बड़े आरोप लगा दिए। हम जवाब लेना चाहेंगे, हम भारत जी को शामिल करना चाह रहे थे, लेकिन पहले हम जरा मारूफ साहब से जवाब ले लें। मारूफ साहब, दगे हुए कारतूस पर दांव लगाया है आपने। बहुत खुश होने की जरूरत नहीं है राज बब्बर साहब को, क्योंकि वो बलि का बकरा बनाए गए हैं और वो सिचुएशन, वो हालात बड़ी जल्दी बन जाएंगे। कार्यकर्ताओं की अनदेखी होती है आपके यहाँ, और कार्यकर्ताओं की अनदेखी जिस पार्टी में होगी वो पार्टी कभी पनप नहीं सकती। 25-30 साल से आपका यही हाल है। ये आरोप है नावेद सिद्दीकी साहब के, आप तो बड़ा खुश हो रहे हैं। देखिए, जहाँ तक नावेद सिद्दीकी साहब ने जो आरोप लगाए हैं, मैं इनको बताना चाहता हूँ और इनके आपके माध्यम से उत्तर प्रदेश की पूरी जनता को बताना चाहता हूँ। कांग्रेस पार्टी 125 साल पुरानी पार्टी है और कांग्रेस पार्टी एक विचारधारा के साथ अपना काम करती है और हम सब उस पार्टी में एक विचारधारा के तहत जुड़े हैं। इसलिए नहीं जुड़े हैं कि हमको वो पार्टी कोई किसी तरह का कोई सम्मान दे या हमको जरूरी है कि आएंगे पूरा हो जाएगा ओहदा दे। हम कांग्रेस पार्टी की विचारधारा के साथ हैं और कांग्रेस पार्टी सबको लेकर चलने वाली पार्टी है, इसलिए हम सब कांग्रेस पार्टी से जुड़े हैं और पूरी तरह से संतुष्ट हैं। लेकिन राज बब्बर दगे हुए कारतूस हैं। से आपने ये बात कही कि आज कई लोग नहीं, दूसरी बात मैं आपको बता रहा हूँ, राज बब्बर जी आज मौजूदा तौर पर भी राज्यसभा के सांसद हैं, पूरे तौर पर एक्टिव हैं और राज बब्बर जी एक ऐसा चेहरा है, अगर समाजवादी पार्टी में इनके यहाँ था तो वो बहुत अच्छा चेहरा था। मुझे अफसोस होता है कि इनके पूर्व सांसद रहे और अपने सांसद के बारे में इस तरह के ख्याल अगर समाजवादी लोग रखते हैं तो ये अफसोस की बात है। समाज, जहां तक हमारी पार्टी का सवाल है, चाहे वो नीचे से ऊपर तक कोई भी कार्यकर्ता हो, पार्टी पार्टी की विचारधारा के साथ चलता है। तीसरी बात, जिस प्रकार से इन्होंने ये आरोप लगाया कि बहुत सारे लोगों के बीच इनको बलि का बकरा बनाया गया, तो उत्तर प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष होना अपने आप में बहुत बड़ा एक सम्मान होता है। जिस प्रकार से आज उत्तर प्रदेश में हम इस 2017 के चुनाव को लेकर गंभीर है, जिस प्रकार से हमने प्रशांत किशोर जी जो एक सफल स्ट्रेटेजिस्ट हैं, उनकी सेवाएं ली हैं, जिस प्रकार से हम ये उम्मीद करते हैं कि प्रियंका गांधी जी और राहुल गांधी जी उत्तर प्रदेश में अपना समय देंगे, तो आज उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से कांग्रेस की एक जबरदस्त खबर कई आ रही है सर, खबरें कई, हम उस पर आएंगे। हम तो भारत जी की टिप्पणी लेना चाह रहे हैं, ब्रेक पर भी जाना है, लेकिन छोटी सी बात, नावेद सिद्दीकी साहब कुछ कहना चाहते हैं, वो सुन लीजिए। नावेद सिद्दीकी साहब कहिए, क्या कहना चाह रहे हैं? राजीव भाई विचारधारा की बात कर रहे थे कि ये इनके सांसद थे, इनको इनके ऊपर ये इल्जाम नहीं लगाना चाहिए। देखिए, हम इल्जाम किसी पे नहीं लगा रहे हैं, हम तो एक हकीकत बयान कर रहे हैं साहब। एक खुली किताब है जो सामने आपके रख रहे हैं। विचारधारा जो लोहिया जी की विचारधारा से अलग हो गया, जो लोहिया जी की विचारधारा से अलग हो गया, नेताजी की विचारधारा से अलग हो गया, तो हम क्यों उसका सम्मान करेंगे साहब? तो हमारी पार्टी में तो दरवाजे उसी के खुले रहेंगे जो आदरणीय लोहिया जी की विचारधारा पे चले। तो हम देखिए, हम अपना काम विकास की बात करिए, मतलब समाजवादी पार्टी में असहमति के लिए कोई जगह नहीं है। आपका मजबूरी है, मारूफ भाई की मजबूरी है, इनको तो ये कहना ही पड़ेगा, क्योंकि इनको मालूम है अच्छी तरीके से कांग्रेस पार्टी जो है एक इटली के रिमोट से चलती है। ये पूरी पार्टी एक इटली के रिमोट से चलती है। इसने एक हमारे आदरणीय जो पूर्व प्रधानमंत्री रहे, जिंदगी भर साइलेंट मोड पे रहे, बेचारे एक अल्फाज नहीं निकाल पाए और पूछते थे कि मोहतरमा चाय पी लूं, मोहतरमा पानी पी लूं, मोहतरमा खाना खा लूं, मोहतरमा नाश्ता कर लूं, सारी चीज तो मोहतरमा से पूछते थे। बताइए देश क्या चलाएंगे? तो देश तो चला नहीं पाए, उत्तर प्रदेश का चलाइएगा। वो हम समझते हैं ब्रेक ले लें सर, बड़े नेता भी नहीं कर पाते हैं। नावेद साहब, आपने छू दी है वो दुखती रग। ठीक है, हम एक ब्रेक ले लेते हैं सर। मारूफ साहब, ब्रेक के बाद आपसे जवाब लेंगे, पुरी साहब को जोड़ेंगे। सवाल बड़ा यही है कि क्या राज बब्बर कांग्रेस पार्टी के लिए उत्तर प्रदेश में संजीवनी साबित होंगे? एक और सवाल है, इमरान मसूद को पार्टी ने उत्तर प्रदेश में उपाध्यक्ष बनाया है, ये दांव कैसा पड़ेगा पार्टी के लिए? इस पर भी हम आएंगे। और अगर हम इस नई टीम को देखें जिसका स्वरूप अब तक हमारे सामने है, तो कांग्रेस पार्टी ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर फोकस करने की कोशिश की है। ये किस तरह की रणनीति है? एक छोटे से ब्रेक के बाद।
सबको मिले मौके भरपूर, सभी वादे हुए पूरे, विकास से नहीं रहा कोई दूर। तरक्की की राह पर बढ़ रहा है उत्तराखंड, 4 वर्ष की यात्रा अखंड, आगे बढ़ता उत्तराखंड। अल्पसंख्यक समुदाय की विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप योजनाओं को संचालित कर समुदाय को विकास की मुख्य धारा में लेने के लिए ठोस पहल कर रही है मुख्यमंत्री हरीश रावत के नेतृत्व की सरकार। मुख्यमंत्री हुनर योजना प्रारंभ, तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में हुनर के माध्यम से अल्पसंख्यक बच्चों को रोजगार की मुख्य धारा से जोड़ने का निर्णय। योजना के क्रियान्वयन में मदरसों को भी जोड़ा जा रहा है। अल्पसंख्यक प्रतिभावान छात्रों को परीक्षा की तैयारी के लिए विभिन्न स्तरों पर प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। अल्पसंख्यक स्वरोजगार के लिए अल्पसंख्यक वित्त निगम द्वारा 25% सब्सिडी के साथ ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। मदरसों की पढ़ाई को मान्यता, मदरसा बोर्ड का गठन, मदरसा बोर्ड की नियमावली जल्द। अल्पसंख्यक महिलाएं अपने पैरों पर खड़े होकर पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अपने परिवार और समाज के विकास में भागीदार बने। इसके लिए उनकी तकनीकी और उच्च शिक्षा के लिए 3 महिला ITI और 2 महिला डिग्री कॉलेज बनाए जा रहे हैं। राय सिख समुदाय के मेधावी छात्र छात्राओं के लिए केसर सिंह स्मृति सहायता कोष, देश विदेश में उच्च शिक्षा के लिए ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराए जाने के लिए मौलाना आजाद एजुकेशन फाइनेंस फाउंडेशन का गठन। आगे बढ़ता उत्तराखंड। 15 खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण आज ही ले आएं। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा, हर रोग दफा। आधा मिनट आपके चाहने वालों के साथ आपको दिन भर की खुशी देता है। आधा मिनट आपके पसंदीदा गाने का आपको पूरे हफ्ते की ऊर्जा देता है। आधा मिनट क्रिकेट के मैदान पर आपकी पसंदीदा टीम को चैंपियन बना सकता है। और आधा मिनट खाने से पहले साबुन से हाथ धोना आपकी और आपके चाहने वालों की जान बचा सकता है, क्योंकि साबुन से हाथ धोने से रोगों से बचाव होता है। हम साथ मिलकर रोगों पर विजय पा सकते हैं, ये हमारे हाथ में है। स्वच्छ भारत मिशन, एक कदम स्वच्छता और पेयजल आपूर्ति मंत्रालय, भारत सरकार। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। प्राइम एजेंडा देख रहे हैं आप, और आज के प्राइम एजेंडा में हम चर्चा कर रहे हैं कि क्या राज बब्बर के जरिए उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को कोई संजीवनी हाथ लगी है। क्या राज बब्बर का चेहरा कांग्रेस पार्टी के लिए संजीवनी साबित होगा। भारत शर्मा जी, सम्मानित वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ इस डिबेट में मौजूद हैं। भारत शर्मा जी, पहली टिप्पणी, क्या जिन चेहरों की चर्चा हो रही थी, जिनमें आरपीएन सिंह का नाम था, प्रमोद तिवारी साहब का नाम था, जितिन प्रसाद का नाम था, उन चेहरों में तो एक भारी चेहरा है, आप ये मानते हैं? या फिर जो नावेद सिद्दीकी साहब कह रहे हैं कि नहीं साहब, दगे हुए कारतूस पर दांव लगाया है, कुछ होने जाने वाला नहीं है? असल में कारतूस कैसा है ये तय करने का काम जनता का है ना। ये डिबेट यहाँ कम से कम नहीं हो सकती। राज बब्बर के साथ जो एक प्लस पॉइंट है वो ये है कि उनको लोग जानते हैं। कांग्रेस की प्रॉब्लम यह है कि कांग्रेस ने छत्र पैदा की है जो अपने अपने क्षेत्रों तक सीमित है। कोई ऐसा पॉपुलर फेस उनके पास नहीं है जिसको पूरा उत्तर प्रदेश जाने। इस जिसकी दिक्कत आज वो उठा रहे हैं। हाँ, तो इसकी और इस मामले में राज बब्बर ऐसे हैं जिनको सारे लोग जानते पहचानते हैं। उनको गांव-गांव में लोग जानते हैं, भले ही वो हीरो के नाते जानते हों। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वो आगरा से भी सांसद रहे, फिरोजाबाद से सांसद रहे। वो और उनका आएंगे, नावेद साहब आएंगे, बिल्कुल आएंगे। भारत जी को पूरा करने दीजिए सर, एकदम आएंगे। राज बब्बर का काफी उनका लोगों के बीच में इंटरेक्शन है, क्योंकि ये चीज मैंने खुद देखी है राज बब्बर को, और उनकी वर्किंग भी ठीक है। तो मुझे लगता है कि राज बब्बर को लाकर कांग्रेस ने थोड़ा सा ये प्लस किया है कि ये इसमें कांग्रेस थोड़ा सा पहले की स्थिति में ठीक होगी। एक और बड़ी चीज जो मैं देख रहा हूँ उत्तर प्रदेश के अंदर वो ये है कि कांग्रेस का जो वोटर है वो कांग्रेस के पास से खिसक गया है, लेकिन वो पूरे तरीके से नहीं गया है। उसे किसी लीडर की या किसी चमत्कार की
संभावना में वो है। अगर उसे ये लगता है कि कांग्रेस कहीं पर भी रिवाइव करेगी तो वो लौट के कांग्रेस की तरफ आएगा, ये मेरा बिल्कुल मानना है। हम अभी भी, मैं इस बात को लेकर बिल्कुल आश्वस्त हूँ कि जो ब्राह्मण वोट है जिसके ऊपर कांग्रेस एक बड़ा दांव खेलने की तैयारी में है, ये ब्राह्मण वोट को कांग्रेस वापस ला सकती है बीजेपी से या बीएसपी से, ये मेरा मानना है। क्योंकि मैंने ब्राह्मणों की जो फीलिंग्स है वो मैंने महसूस की है उत्तर प्रदेश के अंदर। तो आप करिश्मे का जिक्र कर रहे हैं, उस सवाल पर तो हम थोड़ा बाद में आएंगे, लेकिन सर ऐसा तो पहली बार नहीं है, पहले भी तमाम सितारे राजनीति के मैदान में चमके हैं। राजनीतिक दल, पार्टियां उनका इस्तेमाल रैलियों को हिट करने में, भीड़ बढ़ाने में करती हैं, लेकिन हमेशा संकट इसी बात का रहा है कि वो भीड़ वोट में तब्दील होती है या नहीं। सवाल ये है कि प्लस तो दिखता है राज बब्बर का चेहरा, लेकिन ये चेहरे का प्लस होना क्या बूथ तक वोटों को ला पाएगा, जो सबसे बड़ी चुनौती कांग्रेस पार्टी के सामने है? बिल्कुल, ये चुनौती तो कांग्रेस पार्टी के सामने है, क्योंकि नीचे इनका पूरा का पूरा कैडर जो है वो ध्वस्त पड़ा है। असल में कांग्रेस के बारे में एक बात कहा जाता है, वो कैडर बेस्ड पार्टी है नहीं, वो मास बेस्ड पार्टी है। तो जो मास भी है उनका, वो मास भी उनके पास से खिसक गया है, कैडर उनके पास उस तरीके से है नहीं, तो बूथ लेवल पर इनका नेटवर्क नहीं है। ये बात सच है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। तब फिर राज बब्बर का चेहरा क्या कर लेगा? नहीं, अगर राज बूथ लेवल पर संगठन की स्थिति ये है। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन बहुत सारे, मैंने आपसे जैसा कहा ना कि बहुत सारे आएंगे मारूफ साहब, हाँ, बहुत सारे इनके कार्यकर्ता और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल सुप्त अवस्था में पड़े हैं। अगर उनको ये लगता है कि कोई एक ऐसा चेहरा आ रहा है जो उनको संजीवनी दे सकता है, भाई अगर ये लोग प्रियंका गांधी की बार बार डिमांड करते हैं तो इसीलिए तो उस अपने कैडर को मोटिवेट करने की बात करते हैं ना, जो बिल्कुल सुप्त पड़ा हुआ है। और अगर उसको ये लगता है कि राज बब्बर के चेहरे या किसी भी इस तरीके की चीज से अगर उसको वोटर, अगर उसका एकजुट होने लगा तो कैडर अपने आप बूस्ट होता है। तो ये जरूरी है कि मुझे ये लगता है कि राज बब्बर के आने से ये बूस्ट होगा। अब वो कितना हो पाएगा ये बात की बात है। दूसरी चीज अगर हम देखें तो हम अगर बीएसपी की बात करें, हम अगर समाजवादी पार्टी की बात करें, ये दोनों के दोनों सत्ता में पिछले लंबे समय से हैं, दोनों अदल बदल के चलती हैं जी। कांग्रेस तो वैसे ही चौथे नंबर की पार्टी है, तो उसको तो आपको बूस्ट करना है। अब सवाल यह है कि लोकसभा इलेक्शन में जो हुआ, लोकसभा इलेक्शन के अंदर बीएसपी चौथे नंबर पे पहुंच गई, अगर हम सीट की बात करें तो, है ना। तो ये जो चीजें जो पूरी की पूरी हैं, लोकसभा इलेक्शन में बीजेपी ने जो किया वो बीजेपी इस समय तक बना पाएगी नहीं बना पाएगी ये भी देखना होगा, है ना। और तीसरी चीज ये है कि ब्राह्मण जो है, मैं मतलब खासकर मैं इसलिए ब्राह्मण की बार बार बात कर रहा हूँ क्योंकि प्रशांत किशोर ने तमाम सारे जो अपने एनालिसिस दिए हैं उसमें ब्राह्मण वोटरों के ऊपर ज्यादा फोकस करने की बात की है, इसलिए मैं बार बार ये बात कर रहा हूँ। दूसरी चीज ये है कि ब्राह्मण परंपरागत रूप से कांग्रेस के साथ जुड़ा रहा है उत्तर प्रदेश में बहुत लंबे समय तक। ठीक है, बीच में कुछ समय वो बीजेपी के साथ गया, कुछ समय बीएसपी के साथ भी रहा, लेकिन वो अपने आप का कहीं ना कहीं जुड़ाव महसूस करता है। तो आपके विश्लेषण में कई चीजें निकल रही है। अब सवाल यह है कि अगर ब्राह्मण वोट बैंक पर इस तरह की फील्डिंग कांग्रेस पार्टी अगर ऐसी रणनीति लगाकर कर रही है बकौल पीके, तो फिर बीजेपी का क्या होगा? क्या इससे बीजेपी के समीकरण बिगड़ेंगे? नावेद सिद्दीकी की एक टिप्पणी ले लें, वो कुछ कहना चाह रहे हैं आपकी बात पर, फिर हम जरा इस तरफ भी ले जाएंगे कि क्या कांग्रेस पार्टी की ये पहली रणनीति का खुलासा है राज बब्बर के तौर पर? आने वाले दिनों में हम कुछ और स्थिति देखेंगे, जैसे प्रियंका गांधी का चेहरा जिस पर एक मोहर लगे, जैसे जो तुरुप का पत्ता है। आज गुलाम नबी आजाद साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे थे जब इस बात की घोषणा हो रही थी कि हम सीएम पद का उम्मीदवार समय आने पर घोषित करेंगे, यानी चुनाव के 1-2 महीने पहले। क्या ये तीन तरफ की रणनीति कोई काम कर जाए कांग्रेस पार्टी के लिए? नावेद साहब आप अपनी बात पूरी करिए, फिर हम जरा इन सवालों को लेकर जाएं पुरी साहब के पास और मारूफ साहब के पास। नहीं, मैं ये कहना चाह रहा था, भरत साहब जो ने एक जिक्र किया कि राज बब्बर साहब को लाना बहुत अच्छी बात है, इसलिए क्योंकि उनको लोग जानते हैं। तो अब ये बताइए, क्या अब फिल्म के लोगों को ही लोग जानेंगे और जो जमीन पे कार्यकर्ता और जो नेता लोग जमीन पे रहते हैं, जो समाज की सेवा करते हैं, जो जनता के बीच जाते हैं, जो लोगों को काम करते हैं, तो भरत शर्मा साहब का उनके बारे में क्या ख्याल है? तो इन्होंने तो उनको पीछे कर दिया, जमीनी नेताओं को। इन्होंने तो एक सितारे को उतार के कहा कि इनको लोग जानते हैं। तो आप क्या फिल्मों के बेस पे कांग्रेस पार्टी की चुनौती का जिक्र कर रहे हैं नावेद साहब? कांग्रेस पार्टी ने नावेद साहब, भारत शर्मा जी ने कांग्रेस पार्टी की चुनौती का जिक्र किया कि बूथ पर उनके पास संगठन नहीं है, संगठन ध्वस्त पड़ा है, और एक ध्वस्त संगठन को जो चेहरा चाहिए, कम से कम राज बब्बर साहब उस चेहरे की भरपाई
करते तो दिख रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की जो आज की सच्चाई है वो ये बात कहना चाह रहे हैं नाबे साहब, कोई भी पार्टी कहीं से तो शुरू करेगी, वो अपनी नीति रणनीति कहीं से तो बनाएगी, वो उसमें प्लस खोजने की कोशिश कर रहे हैं। सर मैं केवल ये हस्तक्षेप करना चाहता हूं, लोकसभा का टिकट उनको मैंने नहीं दिया था, आप ही की पार्टी ने दिया था सर। उस समय आपने तमाम कार्यकर्ताओं को अवॉइड करके आप एक फिल्मी सितारे को ही लेकर आए थे। नाबे साहब पूरा करें, आप सुन लीजिए। आप मैं ये कह रहा हूं कि आप फॉर द टाइम बिंग, हमें ये लगता है फॉर द टाइम बिंग, जब तक अभी कोई दूसरा चेहरा नहीं निकल के आ रहा है, लोग अभी ये और मंथन करेंगे और हमें लगता है कि उससे पहले एक आध बार एक रिशफल शायद और देखने को मिले, जो वैसे होना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी हमें लगता है अभी जो अब बार बार मैं उस अल्फाज का इस्तेमाल नहीं करूंगा, करना भी नहीं चाहिए नाबे साहब, आप अच्छी तरह से जानते हैं क्योंकि परिणाम कारतूस की शक्ल बदल देते हैं, चीज लेकर के सामने आप तो जानते हैं परिणाम बदल देते हैं, दगे हुए को चलता हुआ बना देते हैं और चलते हुए को दगा हुआ बना देते हैं। हम सबने देखा है 2014 के लोकसभा चुनाव ने तो कईयों को दगा हुआ बना दिया और कई दगे हुए चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। राजनीति है सर, समय के साथ चीजें बदल जाती हैं। हम जरा अमित पुरी साहब के पास जाएंगे। अमित पुरी साहब, क्या आप इत्तेफाक रखते हैं भारत शर्मा जी के उस विश्लेषण से जिसमें वो बार बार ब्राह्मण वोट बैंक पर फोकस की बात कर रहे हैं, और अगर ये फोकस होता है और कामयाब होता है तो क्या इससे बीजेपी का समीकरण बिगड़ सकता है? देखिए, भारत जी ने कोई अपना एनालिसिस पॉलिटिकल नहीं दिया, उन्होंने पीके की एक पॉलिटिकल एनालिसिस को उद्धृत किया, कोट किया। और मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी की पॉलिटिकल स्ट्रेटजी में जिस तरह की पीके की एनालिसिस है वो कोई डिस्टर्ब होने वाली है। मैं आपको एक ऑल्टरनेटिव एनालिसिस राजीव दी दे देता हूं। मैं तो ग्रास रूट का पॉलिटिकल वर्कर हूं जी। उत्तर भारत की राजनीति में पिछले 32 से 35 साल हो गए। आप राजस्थान उठा लो, बिहार उठा लो, झारखंड उठा लो, छत्तीसगढ़ उठा लो, उत्तर प्रदेश उठा लो, पंजाब तक चले जाओ। उत्तर भारत में पिछले 35 सालों में इन स्टेट्स में आखिरी ब्राह्मण चीफ मिनिस्टर कब हुआ था? इसको जरा काउंट करके हमको बता दीजिए। उत्तर प्रदेश में एनडी तिवारी वाज द लास्ट ब्राह्मण चीफ मिनिस्टर। ठीक बात है। आप मध्य प्रदेश में उठा कर देखिए लास्ट ब्राह्मण चीफ मिनिस्टर कौन था? राजस्थान में लास्ट ब्राह्मण चीफ मिनिस्टर कौन था? तो पॉलिटिकल और सोशल डायनेमिक्स समय के साथ बहुत तेजी के साथ बदली है। तो माफ कीजिएगा, ऐसा नहीं है कि पॉलिटिकल और सोशल डायनेमिक्स हम जैसे ग्रास रूट के पॉलिटिकल वर्कर नहीं समझ पाते, और मैनेजमेंट टेक्निक से आए हुए लोग जो नेताओं को प्रोडक्ट बना के बेचने की इच्छा रखते हैं। कम से कम मैं इसे राजनीति की 3 गंभीर चुनौतियां मानता हूं। एक, अपराधवाद और अपराधीकरण के बाद अब ये जो नई टेक्निक आई है कि कार्यकर्ता कहीं नहीं है और सेलुलाइट से आकर के और मैनेजमेंट टेक्निक के लोग आकर के नेताओं को साबुन की तरह बेचकर प्रोडक्ट बनाकर लेक्सोना और लक्स और रेक्सोना बना करके बेचेंगे और चुनाव जीत लिए जाएंगे। ये हिंदुस्तान के आम वोटर के पॉलिटिकल एक्यूमे के ऊपर बहुत बड़ा मिस असेसमेंट है इन लोगों का। ऐसा मेरा मानना नहीं है। उत्तर प्रदेश का जागरूक वोटर जानता है कि उत्तर प्रदेश की चुनौतियां क्या हैं, और मौजूदा सरकार जो सत्ता से है और जो चुनाव में जाएगी उसको वास्तव में उसकी मिसडीड्स को कौन रिप्लेस कर सकता है, वो उत्तर प्रदेश का पॉलिटिकल वर्कर जानता है, उत्तर प्रदेश का वोटर जानता है। पुरी साहब, मेरा मानना आपकी बात पर रिएक्शन लें हम भारत जी से, इससे पहले ये बताइए पुरी साहब, आपकी बात पर हम भारत जी से रिएक्शन लें, इससे पहले ये बताइए कि जो 2014 में हुआ उत्तर प्रदेश में, जो 2014 में हुआ, क्योंकि आप जमीनी नेता हैं और आपने ये पूरा एनालिसिस हम सबके सामने रखा, क्या उतना या उससे बेहतर रिफ्लेक्ट होने की उम्मीद है विधानसभा चुनाव में, या चुनौती आप लोगों के लिए भी कहीं कड़ी और बड़ी है? राजीव जी, जब हम एक स्टैंडर्ड सेट कर देते हैं, चाहे व्यक्तिगत जीवन में, चाहे एग्जाम में, चाहे चुनाव में, तो चुनौती तो हमेशा बन जाती है। ऑनेस्ट पॉलिटिकल कन्फेशन तो ये है। तो 73 सीटों के पॉलिटिकल मैक्सिमा को अटेंड करने के बाद भारतीय जनता पार्टी के लिए परफॉर्मेंस को रिपीट करना एक चुनौती है, इसको कहने में मुझे कोई डाउट नहीं है। नंबर 1। नंबर 2,
हिंदुस्तान की राजनीति में कभी भी दो चुनाव एक जैसे नहीं होते। हर चुनाव के अंदर और राजनीति के कैलेंडर का कोई आखिरी साल नहीं होता, इसलिए हर चुनाव की पॉलिटिकल डायनेमिक्स अनेक होती है, सोशल डायनेमिक्स अलग होती है। आपके 73 सांसदों में लोग पोस्टर लगा रहे हैं कि आधे सांसद गायब हैं। प्रदेश की स्थिति और देश की स्थिति ये दोनों उत्तर प्रदेश के चुनाव को प्रभावित करेगी, और इस सब के अंदर भारतीय जनता पार्टी के लिए एक फेवरेबल माहौल मुझे दिखाई देता है उत्तर प्रदेश के अंदर। भारत साहब अब टिप्पणी करिए, और चुनौती भी है। ठीक है, पुरी साहब की बात का जवाब दीजिए संक्षेप में, फिर हम जरा तरफा रणनीति को लेकर क्या तैयारी है वो जरा मारूफ साहब के पास जाएंगे। हाँ, पुरी साहब ने बिल्कुल सही बात कही है कि लोकसभा इलेक्शन और जो राज्यसभा इलेक्शन है, ये जो विधानसभा के इलेक्शन है, इन दोनों में बिल्कुल अलग अलग डायनेमिक्स हैं। लोकसभा इलेक्शन में लोगों के पास नरेंद्र मोदी जैसा एक चेहरा था, और ये माफ करें, ये साबुन की तरह प्रोडक्ट नरेंद्र मोदी को हम लोगों ने नहीं बनाया था, ये बीजेपी की एक स्ट्रेटेजी थी। हम लोग इस सबक इन्होंने ही उन्हें दिया। हाँ, ये हम लोग बनाया था। हम लोग इसमें देखिए हिंदुस्तान की बात कर रहा हूं, और अगर आप पीके को डिफेंड कर रहे हैं तो आई स्ट्रांगली डिसएग्री विद यू। पीके आप ही का प्रोडक्ट है सर। स्ट्रांगली डिसएग्री विद यू। पीके नहीं, पुरी साहब वो कह रहे हैं पीके आप ही के प्रोडक्ट हैं, उसके बाद वो नीतीश बाबू के पास गए, फिर वहां से चल के कांग्रेस के पास आए। पीके वाज नेवर अवर पार्टीज प्रोडक्ट। पार्टी प्रोडक्ट नहीं है, लेकिन नरेंद्र मोदी उनका प्रोडक्ट है सर। नरेंद्र मोदी उनका प्रोडक्ट है, वो पार्टी के प्रोडक्ट नहीं है। कभी नहीं थे, देखिए ये कभी हमारे इलेक्शन स्ट्रेटजिस्ट थे। नहीं, ये बात ठीक हो सकती है सर, हम जवाब ले लेते हैं। आ रहे हैं नावे साहब, आ रहे हैं। तो ये मेरा यही कहना है कि जो इनका कहना है वो बात बिल्कुल ठीक है। लोकसभा इलेक्शन में चूंकि लोग कांग्रेस से बहुत ज्यादा नाराज थे, और उनको एक ये उम्मीद दिखाई दे रही थी कि हमारे सामने एक ऐसा व्यक्ति है जो चीजों को बदल देगा। अब लेकिन सवाल ये इस इलेक्शन में ये भी निकल के आएगा। अभी अगर हम पिछले इलेक्शन देखें, हम चाहे बिहार का इलेक्शन देखें, हम दिल्ली का इलेक्शन देखें, और उसके अभी जो ये 5 राज्यों में इलेक्शन हुआ, हम इसमें भी अगर देखें तो अगर असम को अगर छोड़ दिया जाए तो बीजेपी कहीं बहुत ज्यादा कुछ नहीं कर पाई। मतलब बीजेपी ऐसी पार्टी है जिसको सबसे कम वोट मिला और सबसे ज्यादा चर्चा हुई, है ना। तो इसलिए अब आप अगर ये देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में इनके सामने वाकई में बहुत बड़ी चुनौती है। इसलिए चुनौती है क्योंकि एक तो इनके सामने पुराना जो इनका परफॉर्मेंस है, 73 सीट जीतना कोई आसान बात नहीं है, उसको बरकरार रखना बहुत बड़ी बात है। दूसरी चीज कि जिस तरीके से बीजेपी के अंदर जो भी काम चल रहा है, नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से पूरे की पूरी चीजों को अपने हाथ में ले रखा है, उसकी वजह से इनके अपने सांसदों में नाराजगी है। अगर आप देखेंगे तो नरेंद्र मोदी की बैठकों में उत्तर प्रदेश के ही सांसदों ने उनकी बातों का विरोध किया है। तो ये क्योंकि एक बेचैनी उन सांसदों के अंदर भी है, उन तमाम सारे चेहरे लोग हैं जो वहां पे पॉलिटिक्स कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, उनके अंदर भी, क्योंकि मोदी तानाशाह है, उसके सामने कोई बात नहीं रख सकता। मैं तानाशाह मैंने बिल्कुल नहीं कहा। पार्टी पे कोई सांसद विचार रखता है तो विरोध है। पहले यही तय कर लीजिए कि आप मोदी जी को कैसे देखते हैं। मैं बिल्कुल तानाशाह, मीडिया सेज ही इज अ तानाशाह। मैं बिल्कुल तानाशाह शब्द का मैंने इस्तेमाल आज जब पार्टी की आंतरिक संसदीय दल की बैठकों में लोकतांत्रिक चर्चा होती है तो आपको विरोध नजर आता है। सर ये जो डाइकोटोमी ऑफ व्यूज नहीं होना चाहिए। मेरा सिर्फ ये कहना है कि जो लोगों की जो बेचैनियां हैं, नीचे से चीजें निकल के, बस नावे साहब आ रहे हैं, पूरा करने दीजिए, बस भारत जी को पूरा करने दीजिए। नावे साहब आ रहे हैं, नावे साहब आ रहे हैं। हाँ, नीचे से जो चीजें निकल के आ रही हैं उसी का रिएक्शन यहाँ पर हो रहा है, और ये एक बेचैनी उनके अंदर है। अब सवाल है कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो पूरा का पूरा जो पॉलिटिकल डायनेमिक्स है, उसमें सपा और बसपा इन दोनों का अपना गढ़ इतना मजबूत है, दोनों का अपना वोट पास। अब इनको थोड़े से वोटों की जरूरत होती है जिसके आधार पर ये लोग खेल करते हैं। अब बीजेपी के पास उस तरीके की चीजें कितनी है। अब जैसे हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश में देखें, लोकसभा इलेक्शन में पूरा जाट वोट इनके साथ आया था, लेकिन हरियाणा में जो जाट आंदोलन के बाद जो स्थितियां बनी, उससे जाट इनके साथ नाराज हो गया है। आज जाट ये कहने लगा चौधरी चरण सिंह का स्मारक बनाने की बात, मतलब ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। तो जाट वोट है वो अब फिर से दोबारा अजीत सिंह के साथ जा रहा है। दूसरी तरफ कांग्रेस ये कोशिश कर रही है कि अजीत सिंह के साथ एक गठबंधन हमारा हो जाए, तो वो हो सकता है कांग्रेस एक ये भी कोशिश करके जाट वोट को फिर, क्योंकि पिछले इलेक्शन में भी इनका अजीत सिंह के साथ समझौता एक हुआ था, तो उसको भी अपनी तरफ शिफ्ट करने की कोशिश कर सकते हैं। तो मुझे लगता है अभी आने वाले समय में ये कांग्रेस ने एक पत्ता चलाया, और आने वाले समय में बहुत सारी चीजें निकल के आएंगी। क्योंकि कांग्रेस को अगर हम देखें, हम बिहार और बंगाल ये 2 इलेक्शन ऐसे हैं जहां कांग्रेस ने गठबंधन किया और दोनों जगह कांग्रेस फायदे में रही। ये दोनों वो जगह थी। पर मारूफ साहब से एक सवाल ले लेते हैं, फिर नावेद जी की टिप्पणी के लिए जाएंगे। मारूफ साहब, क्या हम ये माने कि ये आपकी रणनीति के चाल के बात भी है, जिससे गठबंधन किया वो तबाह हो गया। ठीक है सर, ठीक है, पुरी साहब आ रहे हैं, गठबंधन किया वो तबाह हो गया। पुरी साहब आ रहे हैं, जरा मारूफ साहब को जुड़ने दीजिए। आज चूंकि उनके यहाँ एक बड़ा डेवलपमेंट हुआ है। मारूफ साहब ये बताइए कि क्या आपकी चाल का ये पहला पत्ता है, क्या ये रणनीति का पहला हिस्सा है? दूसरा हिस्सा ये कि प्रियंका गांधी आएंगी, तीसरा हिस्सा ये कि आप
सीएम कैंडिडेट घोषित करेंगे और उसमें किसी बड़े चेहरे को लाएंगे और आप ये तितरफा समीकरण बनाकर चुनाव में कोई प्रयोग करने की कोशिश करेंगे? क्या कोई ऐसी स्थिति है जिसकी हम कल्पना करें? देखिए, मैं इसमें दो तीन चीज़ें जोड़ना चाहता हूं। जिस तरह से भारत शर्मा जी ने जो आकलन किया है, निश्चित तौर पर उनका आकलन अच्छा है, लेकिन एक बात मैं उसमें सबमिशन करना चाहता हूं कि कांग्रेस में कहीं ना कहीं पिछले 2 दशकों से बूथ लेवल कार्यकर्ताओं की कमी महसूस करी जा रही थी। इस बात को प्रशांत किशोर जी ने भी इस बात को समझा, निर्मल खत्री जी ने उस बात को समझा, और उसके बाद पिछले 4 महीनों से आज हमारे पास कम से कम 5 लाख बूथ वर्कर जो हमारे पास बाकायदा टेलीफोन नंबरों के साथ, सबसे पहला काम यही किया गया कि आज हमारे पास तकरीबन 10,000 ऐसे लोगों ने आवेदन किया है जो चुनाव लड़ना चाहते हैं। 5,000 ऐसे लोग हैं जिन्होंने अब तक हर विधानसभा पे एक बूथ पे 350, 350। लेकिन मारूफ साहब, अभी पुरी साहब जिस बात पर आपत्ति जता रहे थे कि क्या इस सब के लिए आप देश की सबसे पुरानी पार्टी है, क्या इस सब के लिए आप लोगों को पीके की जरूरत पड़ गई? क्या इस सब के लिए पीके की जरूरत पड़ गई? इसमें ऐसा कौन सा तत्व था जो नहीं पता था लोगों को? कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को इस तरह के संगठन की जरूरत थी और जो नहीं हो पाया था, जिसका हमको नुकसान उठाना पड़ा था, जो पीके ने कर दिखाया। दोबारा से उस चीज को रिवाइव किया है। आज हमारे पास हर बूथ पर हमारा बूथ वर्कर मौजूद है। दूसरी बात, हमारे भाई अमित पुरी जी बैठे हुए हैं, जिस प्रकार से आज इनके सामने चुनौती है, निश्चित तौर पर मैं ये बताना चाहता हूं कि लोकसभा चुनाव के बाद पूरे देश में जहां जहां विधानसभा चुनाव हुए, आप उसका आकलन उठाकर देख लीजिए, हर विधानसभा चुनाव में इनका वोट का ग्राफ गिरा है, परसेंटेज गिरी है। और जिस प्रकार से दिल्ली हो, चाहे बिहार हो, या अभी 5 राज्यों के चुनाव हुए हैं, केवल आसाम में जिस प्रकार से इन्होंने वहां पर छोटी पार्टियों से गठबंधन करके सरकार बनाई, 4 राज्यों में ये पूरी तरह से साफ हो गए। तो आज भारतीय जनता पार्टी, जिसने छलावा के तौर पर, जिसने बड़े बड़े वादों के तौर पर लोगों को वर्गलाकर 2014 में सरकार बनाई थी, इस 2 सालों में भारतीय जनता पार्टी अपने पूरे उतार पर है और आज पूरे देश में एक मायूसी का माहौल है, जिसका निश्चित तौर पर फायदा दूसरी पार्टियों को मिलेगा। जहां तक उत्तर प्रदेश का सवाल है, 4 साल पहले समाजवादी पार्टी ने जो भी वादे किए, आज आप, अगर मैं अल्पसंख्यक वर्ग से आता हूं, आप अल्पसंख्यकों की बात करें, इन्होंने कहा था कि हम अल्पसंख्यकों को 18% आरक्षण देंगे। बिल्कुल कहा था, हम तो प्राइम न्यूज तो उस पर बड़ी चर्चा कर चुके हैं। संक्षेप में हम जरा पुरी साहब से, बस हम समझ गए, हम जरा जवाब तो ले लें, फिर मौका नहीं मिलेगा। मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सवाल पर भी आना चाहते हैं। मारूफ साहब, आपकी बात पर पहले टिप्पणी पुरी साहब से, उसके बाद नावेद सिद्दीकी साहब से। पुरी साहब, संक्षेप में जवाब दीजिएगा। राजीव जी, बहुत छोटी सी बात मैं कह रहा हूं। पहली बात तो बीजेपी के राज में कोई मायूसी नहीं है। बीजेपी की मायूसी का जिक्र मारूफ साहब करते, समझ में आता, मैं ऐतराज भी करता या नहीं करता, लेकिन देश की मायूसी से कांग्रेस को लाभ मिलेगा, यह मारूफ साहब का कहना है। अगर कांग्रेस इस स्तर में उतर आई है, आपने कहा देश में मायूसी का माहौल है और देश में मायूसी के माहौल का कांग्रेस को लाभ मिलेगा। क्या देश की मायूसी को कांग्रेस भुलाने का काम करेगी? कांग्रेस पॉलिटिकल लेवल पे है, देश की मायूसी कांग्रेस के लिए मुफीद होगी। उस प्रकार से आज पूरे देश में ठीक सर, ठीक है। पुरी साहब, मारूफ साहब हो गया। अब नावेद सिद्दीकी साहब, ठीक है। मारूफ साहब की बात पूरे देश में आज आपने मायूस करने का काम किया है, लोगों को गुमराह करने का काम आपने किया है, कांग्रेस लेगी, देश को आपने गुमराह करने का काम किया है। ठीक है पुरी साहब, सर हो गया, मारूफ साहब हो गया, ठीक है, हो गया, ठीक है। देश का आवाम भारतीय जनता पार्टी से ठीक, बस ठीक हो गया। सर जरा नावेद साहब के पास जाने दीजिए, नावेद साहब के पास जाने दीजिए। हो गया सर, हो गया। जनता दे देगी जवाब, ठीक है, जनता जवाब दे देगी। 2017 में चुनाव में पता लगेगा। ठीक है मारूफ साहब, हो गया, हो गया सर, हो गया, ठीक मारूफ साहब, हो गया। नावेद सिद्दीकी साहब, ठीक सर, ठीक। नावेद सिद्दीकी साहब, मारूफ साहब इशारा ये कर रहे हैं कि आपके लिए सबसे बड़ी चुनौती एंटी इनकम्बेंसी के तौर पर होगी।
क्या यह सही है और इसका अंदाजा क्या समाजवादी पार्टी भी लगा पा रही है? हमारे लिए कोई चुनौती नहीं है। हमारे लिए हमने जो काम किए हैं, जो अभी हमारे ऊपर मारूफ साहब इल्जाम लगा रहे थे कि समाजवादी पार्टी ने अपने कोई काम नहीं किया और किसी को कुछ सुविधाएं नहीं मिल पाई, तो देखिए हमने 5 साल के वादों को 3.5-4 साल में पूरा करने वाले देश के सबसे बड़े सूबे के 18% आरक्षण का जिक्र कर रहे थे नावे साहब, जो आज लोग जिनको 18% आरक्षण का जिक्र कर रहे हैं सर। सुन लीजिए, आप सुन लीजिए। आज की तारीख में 18% आरक्षण आपके घोषणा पत्र में मारूफ था। साहब ये बताएं, आज मारूफ साहब के ऊपर ही पूरी डिबेट हो रही है। मारूफ साहब आप ये बताइए सबसे पहली चीज कि अगर सारी बुराइयां हम में हैं, सारी खामियां हम में हैं, तो आपको जनता ने आज 29-30 साल हो गए, क्यों इतनी बेरुखी जनता को है आपसे, और आपको क्यों इतनी दूर रखा कि आपने इतने अध्यक्ष बदले, इतने अध्यक्षों को बदलना पड़ा। आपके दफ्तर में इंसान तो क्या जानवर तक जाना नहीं पसंद करते हैं। आप बताइए, सन्नाटे में आप बैठे रहते हैं, आप क्या बात कर रहे हैं? आपने क्या किया था? आपने तो कुछ काम ही नहीं किया। कांग्रेस पार्टी ने क्या किया बताइए? 30 साल से आपने, जनता ने आपको दूर कर दिया और अभी भी जनता पर्सनलाइज नहीं करना चाहता हूं, उसी करना भी दफ्तर से आप भी निकल कर नहीं, करना भी नहीं चाहिए मारूफ साहब, करना भी नहीं चाहिए। चर्चा के हम बिल्कुल आखिर में एक सवाल जरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के नजरिए से ले लेते हैं, जो टीम हमने आज देखी है। भारत शर्मा साहब, ठीक है मारूफ साहब, हो गया, लेकिन सर हो गया, मुद्दों का सवाल है। नहीं, वो आपकी बात का जवाब दे रहे थे सर, सवाल आपने उठाया था, हो गया, वो आपकी बात का जवाब दे रहे थे नावे साहब। भारत शर्मा, कांग्रेस पार्टी ने कुछ किया नहीं। उत्तर प्रदेश पर ज्यादा फोकस किया है कांग्रेस पार्टी ने, अब तक जो शक्ल हमें दिख रही है, चाहे वो इमरान मसूद खुलवाया था, चाहे वो राज बब्बर साहब आपने खुलवाया था, माचिस लेके अमित पुरी साहब घूम रहे थे। ठीक है सर, ठीक है, कोशिश कर रहे हैं। अब भारत जी को सुन लीजिए, समय नहीं है सर। हाँ भारत जी, देखिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को, और आज भी जनता देख रही है, आपको अच्छी तरह से जानती है, आपको माफ नहीं करेगी, देश को बांटने वालों को माफ नहीं करेगी। ठीक है नावे साहब, मुस्लिम से मुस्लिम को हिंदू से लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। घर के आंगन से दीवार गिराइए, दीवार उठाने की कोशिश कीजिए। ठीक है नावे साहब, हो गया, सुन लीजिए नावे साहब, हो गया, मत दीवार खड़ी होने दीजिए, हो गया। मारूफ साहब एक चीज और सुनिए, आपका कुछ राजीव भाई इनका कुछ नहीं होने वाला है, चाहे ये पीके के साथ बैठे हो चाहे पी के साथ बैठे हैं, लेकिन इनका कुछ होने वाला नहीं है। जनता जो है काम देखती है, काम देख के ही आगे बढ़ेगी। ठीक है, एक छोटा सा कमेंट भारत वर्मा जी लास्ट में। पश्चिमी उत्तर प्रदेश निश्चित तौर पर इनके लिए काफी महत्वपूर्ण है, और इसीलिए कांग्रेस ने जिस तरीके के पूरे जो आप जो बोल रहे हैं वो बिल्कुल ठीक बात है। जिस तरीके का कांग्रेस ने अभी जो कोशिश कर रही है, वो पूर्वी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के पास बहुत ज़्यादा कुछ लेने के लिए है भी नहीं। कांग्रेस का अभी हम अगर देखेंगे जो पिछले भी इलेक्शन में रहा, मतलब इनको ये लगता है कि जो इनका अपना अमेठी, रायबरेली और ये जो इलाका है, कुछ थोड़ा बहुत बुंदेलखंड में जहाँ पे राहुल गांधी ने काफ़ी पदयात्राएं की और काफ़ी किसानों से मिले भी, वो सारा कुछ किया। उसके बाद ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश जिस तरीके से रहा है, वहाँ पर समाजवादी पार्टी का भी काफ़ी अच्छा होल्ड है, बीएसपी का भी है। तो वो, और हालांकि ये जो हिस्सा है पश्चिमी उत्तर प्रदेश, ये समाजवादी पार्टी का थोड़ा सा वीक है, बजाय बीएसपी का इसकी तुलना में ज़्यादा है। तो मुझे लगता है कि इस समय जो कांग्रेस की कोशिश है वो बीएसपी के वोट में थोड़ा सा सहन मारने की ये लोग कोशिश कर रहे हैं। और जैसे मैंने अभी आपसे कहा था कि अगर अजीत सिंह को अगर ये साथ में लेकर आते हैं, जैसे पिछली बार ये लोग लेकर आए भी थे, तो उसका हो सकता है कि हाँ काफी कुछ इनको उससे फायदा मिल सकता है, स्थितियां काफी पलट गई। बहरहाल बहुत शुक्रिया हमारे सभी मेहमानों का आज की इस डिबेट में आने के लिए, चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। नावेद सिद्दीकी साहब धन्यवाद, अमित पुरी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और मारूफ खान साहब आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, भारत जी आपका भी शुक्रिया। आज कांग्रेस पार्टी ने एक बड़ा दांव खेला है। अब ये बड़ा दांव कितने बड़े परिणाम लाता है हम सबके सामने आएगा चुनाव में। आज का प्राइम एजेंडा यहीं तक, आप लोग कहीं जाइएगा नहीं, खबरें जा रही हैं।